हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। सो इस वीडियो में हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आखिर ग्राफिकली अगर मुझे इंटरप्रेट करने के लिए दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है। इसी के साथ हम कुछ 9-10 में जो कि आप डिस्कस करी होंगी, यूनिफ़ॉर्म मोशन जब होता था, तो वहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कुछ चीज़ें आती थी। तो वो इक्वेशन मोशन हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे और साथ में ही हम लास्ट में डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड का भी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है? फिर उसको कैसे हम मैप करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के, वो भी हम इस यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखते थे, वी एवरेज लिख दीजिए, या तो इस सिंबल के अंदर इसको लिख दीजिए, ये एवरेज का सिंबल होता है, या फिर बार बना दीजिए इसके ऊपर। सो मैंने आपको बताया था चेंज डिस्प्लेसमेंट बताया था आपको, और यहाँ होता था टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको मैं और अच्छी तरीके से अगर लिखूँ तो एक्स फाइनल यानी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, ठीक है? सो अगर मैं ग्राफ इसका देखूँ, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या बताता है मुझे? ठीक है, सपोज कीजिए ये एक्सेसेस है मेरे पास 2, ठीक है? यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अगर पोजीशन है एक्स टी, इसको हम एक्स टी ग्राफ बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है? तो ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है अलग-अलग टाइम पर, कौन-कौन सी पोजीशन थी पार्टिकल्स की अलग-अलग टाइम पर, तो वो जो है इस ग्राफ के थ्रू शो हो रहा है। तो सपोज़ कोई पॉइंट P था, ठीक है? किसी इंस्टेंट पर, यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पे था, और T इनिशियल क्या था तब? T इनिशियल यहाँ पर था Ti। कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है? तब xf हो गया और ये xi था। यहाँ पर जब पहुँचा तो वो है Tf, ठीक है? सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये ग्राफ जो है, और स्टार्टिंग वीडियो में मैंने जब ऐसे मैथमेटिक्स टूल्स बताए थे आपको, तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है यहाँ पर ऐसे एक्स वाई ग्राफ में बताया था मैं आपको, तो ये स्लोप होता है किस लाइन का? 2 पॉइंट जोड़ने पर जो मिलता है। अगर मैं पी और क्यू को देखूँ, तो इन पॉइंट्स को जोड़ने पर मुझे एक लाइन मिलेगी यहाँ पर। इस लाइन का क्या है? ये स्लोप है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कि जो एवरेज एक्स वेलोसिटी होती है, वो क्या होता है? वो होता है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू, ठीक है? ऑन एक्सटी ग्राफ, ठीक है? तो ये बात मुझे समझ में आई कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिला? मुझे एक लाइन मिली जिसका ये स्लोप है। तो ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सटी ग्राफ में। वहीं अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मैंने डिफाइन करी थी, आपको पता है होगा, ठीक है? मैंने कहा था कि अगर यही एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर बहुत ही छोटे टाइम पर किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? तो v लिखता हूँ मैं। टाइम बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी डेल्टा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डी में, ऐसे लिखा था, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टेंजेंट होता है पी पॉइंट पर, ऐसे। तो ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है? तो ये मैंने डिफाइन किया था, पर मैं इसको अभी ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर क्या करता हूँ कि एक नया यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पर क्यू, ऐसे, ठीक है? स्टार्टिंग में क्या था? ये डेल्टा टी था, ठीक है? इन दोनों के बीच में अगर निकालूँ, ठीक है? तो ये क्या होगा कि इन दोनों के बीच में पॉइंट भी निकलेगा, ठीक है? ऐसे होगा।
कि जैसे-जैसे ये Q जो है, अगर P को अप्रोच करेगा, अगर क्या हो, Q P को अप्रोच करे, तो क्या होगा, कॉर्ड जो है धीरे-धीरे ऐसे होगी, ठीक है? तो ऐसे करते-करते जो है जब Q P को अप्रोच करेगा, तो जो जो लाइन होगी हमारी, ठीक है? P Q को जॉइन करने वाली, वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है? जो कि हम जानते हैं कि जो है हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इसका मतलब होता है xt ग्राम में, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि जो है एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफिकली क्या मतलब होता है। तो इसी सेम चीज़ को हम बहुत आसानी से जो है एवरेज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी मैप कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर x की जगह आप v लिख कर देंगे, यहाँ पे तो t रहेगा ही। तो ये xt ग्राफ नहीं बनाते हुए आप vt ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ें एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उस केस में आप जब vt बनाएँगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे v फाइनल आएगा, यहाँ v इनिशियल आएगा, है ना? और टाइम तो वैसे ही रहेगा। तो वो जो ये इसका मतलब जो वहाँ पे होगा कि स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पी क्यू ऑन वी टी ग्राफ हो जाएगा। और वहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब dv बाई dt होगा, जो कि स्लोप होगा टेंजेंट इसी पॉइंट पर, वो किस ग्राफ पे होगा, ऑन वी टी ग्राफ, ठीक? तो अगर v वर्सेस t बनाएँ यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाएँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मैप कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इनको ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, वो है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि मेरी जो रफ्तार जो है, जो मेरी स्पीड है, वो कांस्टेंट है। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, स्पीड नहीं लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दें, तो ये कांस्टेंट रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि कोई वेक्टर कांस्टेंट कब होता है? कोई वेक्टर कांस्टेंट तभी रह सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो वो यूनिफॉर्म होगा। तो यानी कि ना इसकी जो है मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा टाइम के बढ़ने के साथ, ठीक है? तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे? 1D केस है, इसलिए मैं dx बाई dt लिख रहा हूँ। वेक्टर का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं रहेगा क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं v बाई t लिख सकता हूँ। अब थोड़ा-सा आपको इंटीग्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आपको लिमिट लगाना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये जो है बहुत ही हेल्प करता है, आगे जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें भी। तो यहाँ पे हम सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया है। टाइम जब 0 था, तब dx क्या है? पोज़ीशन बेसिकली। तो सपोज़ उस समय पोज़ीशन पार्टिकल की xi थी और जब मेरा टाइम t हो गया कुछ समय बाद, तो इसकी पोज़ीशन x5। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो x लिमिट लगेगी यहाँ से xi f5 इक्वल टू, यहाँ पे अगर v को देखें ना, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, केवल dt के साथ इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा v t और यहाँ पे 0 और t। अब इसको आप खोल सकते हैं, पहले अपर लिमिट लगती है xi, फिर लोअर लिमिट इसको लो v t। यहाँ पे भी मैंने लिमिट यूज़ करी है, अपर लिमिट 0 होगा, उसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं कि xf जो है xi प्लस vt हो गया इस केस में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। तो यहाँ पर x पोज़ीशन है, v कांस्टेंट है और t क्या है? टाइम। तो अगर मैं इसका xt ग्राफ बनाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये इक्वेशन आपको कुछ देखी-देखी सी लग रही होगी कि ये किसी चीज़ से जो है मैच ख कर रही है। तो अगर मैं इसको xt ग्राफ यहाँ पे बनाऊँगा,
तो ये अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ एनालॉग करूँ, y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा c प्लस mx। ये इक्वेशन आपने देखी होगी, जब हम ग्राफ बनाते थे x वर्सेस y में, है ना? तो ये क्या होता था, स्लोप होता था और ये इंटरसेप्ट होता था। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्लोप है वो v है, x जो एक्सिस थी वहाँ पे वो t एक्सिस है और यहाँ पे जो y एक्सिस थी वो पोज़ीशन वाली इधर वाली एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। अगर मेरी स्पीड अगर मेरा मोशन जो है बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है? तो ये ऐसा रहेगा। इसके लिए मेरा जो है v पॉज़िटिव होना चाहिए, यानी कि स्लोप पॉज़िटिव होना चाहिए, क्योंकि v वेलोसिटी है, तो 0 भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने ये चीज़ पीछे बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये xi होगा और यहाँ कुछ ऊपर जाके xf होगा। इस लाइन का जो स्लोप है, ये इंटरसेप्ट हो गया इसका। इस लाइन का जो स्लोप है, वो क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है? अगर यहाँ पे क्या होगा v ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी। अगर v क्या होगा, अगर v कम हो जाए 0 से, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव, ठीक है? तो इसका मतलब v नेगेटिव होनी चाहिए। तो उस केस में मेरी जो इक्वेशन होगी, वो होगी xi माइनस vt। तो उसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो वो कैसे दिखाई देगा? ठीक है, यहाँ पर ये कुछ सेम रहने वाली हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है इस चीज़ का। अब ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्ट्रेट बनेगी लाइन और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो यहाँ पर हो गया xi, ये x थी और इसका स्लोप जो है माइनस v है, तो v लेस देन 0, ठीक है? ये हमने देखा xt ग्राफ कैसे बना देंगे इसका हम। इसी के साथ अगर हम vt ग्राफ भी देखना चाहें इसका, तो बहुत ही आसान है वो तो, क्योंकि आपको तो पता ही है। यहाँ पर मैं 2 ग्राफ और बनाऊँगा यहाँ पर। इन ग्राफ को आप ध्यान रखिए, ये आपको जो है हेल्प करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे vt अगर ग्राफ मैं बनाता हूँ, अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाता हूँ, तो क्या होगा? मुझे पता है कि v कांस्टेंट है, ठीक है? तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और वो चेंज नहीं हो रहा समय के साथ, तो समय बीतता जा रहा है और एक ही जैसा बना है ये। तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। वहीं अगर मैं, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करूँ, एटी ग्राफ अगर मैं बात करूँ, ये एटी ग्राफ है, तो इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन तो बिल्कुल है नहीं, तो एक्सेलरेशन तो 0 है ना? यूनिफ़ॉर्म कॉन इसका मतलब क्या होगा? ये कांस्टेंट है, यानी कि a dv/dt लिखता हूँ मैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, तो इसका जो ग्राफ आने वाला है, वो कुछ नीचे-नीचे जो है रहेगा, यहाँ पे 0, टाइम के साथ इसका कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी अगर होती है, तो क्या है, उसका मतलब क्या होता है और उसको ग्राफिकली कैसे देखते हैं, ठीक है? नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन में। यही इन चीज़ों को आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के जो है ज़रिए पढ़ा होगा। बट यहाँ पे मैं सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन है, ए कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि जब भी मेरा ए कांस्टेंट है, तब मैं ये सारी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरा ए कांस्टेंट नहीं है, तो ये इन इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन मैं यूज़ नहीं कर सकता। सो पहली इक्वेशन मैं ड्राइव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? पहले तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जब भी मैं केवल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो इसका मतलब होता है मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए आपको कि एवरेज निकालें, तब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएँगे। एक्सेलरेशन लिखा है, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन को मैं 1 डायमेंशन में लिख रहा था, dv/dt, ठीक है? इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूँ, तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ। v को मैंने लिख दिया है dv/dt, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, t स्क्वायर,
ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। या फिर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और dx से डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो आप ये देख सकते हैं dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो v dv बाई dx। तो आपको कुछ चीज़ें जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखने वाले हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है, उसको हम dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं और उसको हम v dv बाई dx कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये रिलेशन है बेसिकली, ये तो कांस्टेंट है, ये v जो है वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन देगा, ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वेशन देगी। वहीं अगर हम इसको देखें x और t में रिलेशन देगा जी एक्सीलरेशन का, और यहाँ से देखें तो वेलोसिटी और पोजीशन के साथ रिलेशन देगा जी हमें, ठीक है। तो पहली इक्वेशन इसी के साथ निकालते हैं हम, ठीक है। पहली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू टी वी बाई टी टी, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो, ठीक है। सपोज ये कोई पार्टिकल था, यहाँ पे उसकी रफ्तार u थी, ठीक है। और यहाँ फाइनली इस पोजीशन पॉइंट पे आते हुए इसकी रफ्तार v हो गई, ठीक है। मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ सारी चीज़ें u, क्योंकि मुझे पता है कि ये v और u a सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके डायरेक्शन पे भी इसका जो है ये एक्सीलरेशन इसका डायरेक्शन पे भी मैटर करेगा। तो और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको मैं s ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया हूँ o पॉइंट। अब इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यानी कि मैं इधर से मेजर करूंगा डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट निगेटिव होगा। ये ध्यान रखें आप यहाँ पर, क्योंकि ये इन इक्वेशन लिखते समय मैं वेक्टर नहीं यूज करता, इसीलिए आपको डायरेक्शन का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डी वी बाई डी टी हो गया, ए टी टी हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो टाइम जीरो और यहाँ पर टाइम टी सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ टाइम जीरो पर इनिशियल रफ्तार u है और जब टाइम t हुआ तो इसकी रफ्तार v है। तो इसके इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, यहाँ से आएगा v u v इसको टू a क्योंकि कांस्टेंट है और t जीरो से लेकर t। तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं ये v माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और इसको फाइनली अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ही इक्वेशन आप पढ़ते हैं, पर इस इक्वेशन को कब लगा सकते हैं, जब a मेरा कांस्टेंट हो। इस बात को आप हमेशा याद रखें, आप कहीं पे भी ये नहीं लगाएंगे, जब मेरा a कांस्टेंट मिलेगा आपको इक्वेशन में तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को भी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, u प्लस ए टी। अच्छा v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी यू प्लस ए टी। अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी और डी टी। अब इसको आप क्या करना है, लिमिट लगानी है। इनिशियली ये जीरो था, अगर मैं यहाँ पे फिर से लिमिट लगाऊँ, जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था और टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस, ठीक। तो इसको आप करिए, यहाँ पे फिर से एक्स आएगा, एक्स की लिमिट लगेंगे जीरो से एस, और यहाँ से कितना आएगा यू टी प्लस ए, यहाँ पे टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो ये रहेगा 1/2 टी स्क्वायर जीरो से टी। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखें कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लिया हमने, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है। आई समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन निकालेंगे हम, ए और वी, वी एक्स में जो है रिलेशन जो होती है उससे, ठीक है। तो नीचे मुकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर एक चीज है कि
यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें कंसीडर करी हैं, इस टेक्स्ट में पॉजिटिव कंसीडर की है, ठीक है? तो अगर मेरा ए नेगेटिव है, तो यहाँ पे मुझे साइन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, बिना साइन के ली गई हैं। जो भी चीज़ें जो है साइन के साथ जैसे कि ये अगर इसके अपोज़िट हो जाएगा, तो इसको अपोज़िट माइनस के साथ लेना पड़ेगा। ए अगर उल्टा हो जाएगा, तो ए को माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो यानी कि इसको साइन ऐसा कंसीडर किया गया है, जो हमारे लिए कन्वेंट हो, इसीलिए मैंने इधर के लिए लिया है। पर इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये डायरेक्शन अपोज़िट हो जाती है, एक रेफ़रेंस मानने के बाद कोई उल्टा अगर इसका वेक्टर जा रहा है ना? तो इसमें ये लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ता है इन इक्वेशन में, ठीक है? तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम जल्दी से देख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, आप सबको पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? तो उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया है कि a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? जो आप सिर्फ कर दीजिए जल्दी से, v dv इज इक्वल टू a dx लिखा जा सकता है इसको। अब क्या करेंगे, इंडिकेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंडिकेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। सो हम इसको लिखते हैं v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि a कांस्टेंट है, dx पर लगेगा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो स्पीड जो थी u थी, और जब डिस्प्लेसमेंट s हुआ, तो स्पीड v, ठीक है? वैसी ही कंडीशन जो होगी, उसी कंडीशन को लेके कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए आप, u v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर x की लिमिट लगेगी 0 से s। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 2x की s हो जाएगा। आप इसको थोड़ा शिफ्ट करें, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक? तो ये हमारा क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ए क्या था, ए मैंने पॉजिटिव ले रखा है, ए जो है कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? या तीनों इक्वेशन तभी लगेंगी तो ए कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है। उसी के अजम्पशन को लेकर हमने ये तीनों चीज़ें डिवाइड की हैं। सो तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बस ये इक्वेशन वर्शन हमने अच्छे डिवाइड कर ली। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और कंसेप्ट जल्दी से, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, इससे समझते हैं। सपोज कोई बॉडी है, जो है यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक चली, ठीक है? उसने डिस्टेंस ये ट्रेवल करने में, ठीक है, सपोज एज वन, उसने एन सेकेंड लगाए हैं, ठीक है? तो मैं एन सेकेंड की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड बात कर रहा हूँ, कि यानी कि जो आखिरी सेकेंड था, है ना, जो आखिरी सेकेंड था, उसमें इसने कितना टाइम लगाया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मतलब होता है। जैसे कि एन यहाँ पे कंप्लीट होगा, टी इक्वल टू एन यहाँ पे होगा, तो टी इक्वल टू एन माइनस वन यहाँ पे होगा, ठीक है? तो ये डिस्टेंस, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इसको क्या निकालने का तरीका क्या है, कि एस वन निकाल लूँ, जो कि सेकेंड इक्वेशन में मोशन नहीं देगा, पर इसका थोड़ा सा assumption देख लीजिए। यहाँ से इनिशियल रफ्तार u, और a कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तभी लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है? इसको देखते हैं। सो अगर मैं क्या करूँ, ये S1 निकाल लूँ, और दोबारा S2 निकाल लूँ, जो कि यहाँ से यहाँ तक का होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कर दूँ, तो बहुत आसानी से मुझे ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये निकल जाएगा। तो S1 निकालते हैं, सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ इसका, यू इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और टी की जगह एन लिखूंगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? S2 निकालने के लिए क्या होगा, u n माइनस वन, टाइम कम हो गया ना एक से, n माइनस वन प्लस हाफ a n माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक? अब क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, बहुत आसान। अब दोनों का डिफरेंस कर दीजिए आप, S1 माइनस S2 करना है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड निकालने के लिए मुझे चाहिए S1 माइनस S2। तो यहाँ से आप लिखेंगे un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा अंदर करके क्या करेंगे, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है? माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का हाफ ए, थोड़ा इसको
लिखा लेना चाहिए, अच्छा 1 माइनस 2n, ठीक है, ये लिखा जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप लिखेंगे यू, ये वाला टर्म बचेगा, और ये माइनस को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, यहाँ पर ए भी आएगा, ठीक है, हाफ ए 2n-1, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन सेकेंड, यानी आखिरी जो सेकंड है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर कोई भी मैं निकाल सकता हूँ इसके बीच में, ठीक है। तो ये भी बाकी फॉर्मूलाज की तरह आप याद कर लीजिए, पर ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर एन सेकेंड है और ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तभी मैं ये अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम मिलेंगे तो हम जितनी भी इक्वेशन को डिस्कस किया है मैंने, ये 3 इक्वेशन को डिस्कस किया है, इसको जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए लिखेंगे कि ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाती हैं, और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे हम, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि जी जो है अगर हम अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर नहीं जाते तो ये कांस्टेंट रहता है, तो हम ये तीनों इक्वेशंस को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, जो वर्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो, तो उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। सो इस तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।